याद है भाई? हाँ, तो पढ़ा था हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में। हाँ, और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है ना? तो अब बोल के दिखा लो। नहीं बोल पा रहे हो ना, यही होता है। चलो भाई, हाँ बोलिए। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। शेयर हो गया स्क्रीन? चलिए, देखो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे बात के बारे में डिस्कस किया था। आपको हमने बताया था कि विच एंटीजेंस आर प्रेजेंट ओवर द आरबीसी। तो आप कहोगे ए, बी और आर एच, यही तीन तरह का तो एंटीजन होता है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ओवर ओ इज नॉट एंटीजन यार, ओ इज नॉट एंटीजन। अगर वो एंटीजन होता तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता, ठीक है ना? तो तीन तरह का एंटीजन है, कौन कौन से? ए, बी एंड आर एच, जिसमें ए बी एंटीजन इज वेरी कॉमन, whereas RH antigen found only in human being and बोलो रेसस मंकी, ठीक है ना? ज्यादातर इंसान के आरबीसी में RH एंटीजन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? ज्यादातर इंसान के ब्लड में RH एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है ना? अराउंड मोर देन 80% पीपुल, ठीक है। लेकिन RH एंटीजन होने अगर किसी में नहीं है तो ये नहीं कि उसके ब्लड में RH एंटीबॉडी होगा, ठीक है ना? यहाँ ये बात याद है ना? मोहसिन मसूदी कह रहे हैं कि सर ए पॉजिटिव गिविंग ब्लड टू ए निगेटिव, प्लीज एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा, ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इसके आरबीसी पे, जो आरबीसी का इसके आरबीसी पे, या इसका आरबीसी है, इस पे ए भी है, आर एच भी है, ठीक है ना? और ए निगेटिव वाले पे है, ए तो है लेकिन आर एच नहीं है। ये बात तो समझ में आ रहा है ना? तो फर्स्ट टाइम ये इसको दे सकता है ब्लड। क्यों दे सकता है? क्या ए के पास, इस ए के पास जो ए निगेटिव है, क्या इसके पास एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच है? डज दिस पर्सन हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच? नहीं है। तो जब ये देगा, तो जब एंटीबॉडी है ही नहीं, तो क्या इस पे, तो क्या ये वाला आरबीसी जब जाएगा तो ये आरबीसी इस रेसिपिएंट के बॉडी में जब ये जाएगा तो क्या ये आरबीसी डैमेज होगा? ये वाला आरबीसी डैमेज होगा? ये वाला आरबीसी डैमेज होगा? बोलो भाई, जिसने मोहसिन मसूदी साहब, नहीं ना होगा। तो इसलिए दे सकते हैं। लेकिन जब पहली बार दे देते हैं ना, तो जब ये उसके बॉडी में जाएगा तो उस टाइम में लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और फिर धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। और जब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा तो नेक्स्ट टाइम जब दोगे तो उसके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी होगा, तो दूसरी बार दे सकते हो। बोलो भाई, मोहसिन मसूदी समझ में आया? चलिए ठीक है। और देखो डिटेल में तुम लोग अभी एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट क्लास 12 में और जेनेटिक्स का पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं देखो कई जगह ऐसा चीज़ होता है ना, प्लीज लिसन केयरफुली। कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हम चाह के भी नहीं आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम समझाना शुरू करेंगे तो फिर योर सिलेबस विल बी ऑलरेडी लैगिंग है। आप लोग का सिलेबस बहुत, क्योंकि आप क्लास 12 में क्लास 11 की चीज़ पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हो जाएगा सब। अगस्त में पेपर नेक्स्ट ईयर भी होगा, ये जान लीजिए। तो लेकिन आपको कुछ जगहों पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा बातें, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 12 से 11 में इंटरलिंक्ड होती हैं, 11 से 12 में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टीचर्स के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। पहले पूछ लिया कीजिए, अगर जरूरत होगी जहाँ पे होगा कि हाँ ये समझाने लायक चीज़ है तो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको 12 में पढ़नी है, ठीक है? तो अब आप बताइए, हम लोग बात किए यहाँ तक, आप लोगों को समझ में आ गया कि ए बी आर एच क्या होता है? ये सब एंटीजन है। ए और बी क्या है? बेसिकली ओलिगोसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट नेचर का है। जबकि आर एच क्या है? प्रोटीनेशियस है। ए और बी एंटीजन जो है ना, ये मेनली क्या है? ओलिगोसेक्राइड है और कार्बोहाइड्रेट है। इसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है। जबकि आर एच एंटीजन जो है वो क्या है? आर एच एंटीजन क्या है? प्रोटीनिशियस है, प्रोटीनिशियस है, ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बल्कि नीट में आया हुआ है कि ए और बी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? तो कार्बोहाइड्रेट है।
ठीक है ना। हालांकि ज्यादातर एंटीजन कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन होता है, लेकिन ए एंड बी आर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये बताइए ए वाले के पास कौन सा एंटीबॉडी होता है, बी वाले के पास कौन सा होता है, ए बी के पास कौन सा होता है, नथिंग, ओ के पास कौन सा होता है, तो बोथ। ये सब समझ में आ गया ना। ए का जीनोटाइप क्या होता है, ए के जेनेटिक मेकअप को हम क्या कहते हैं, आई ए या आई नॉट। बी वाले का जेनेटिक मेकअप क्या है, आई बी या आई नॉट, याद है ना भाई, याद है ना। और ए बी वाले का आई बी, और जो जीरो है या ओ वाले का आई नॉट, ठीक है ना। अब ये सब जीनोटाइप क्या होता है, ये क्लास 12 में डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है ना। अब आइए ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें दो तरह के ब्लड, हम जब कभी भी ब्लड डोनेशन करते हैं या रिसीव करते हैं, डोनेशन नहीं रिसीव करते हैं, तो हमें एंटीजन मैचिंग जरूरी है। रेसिपिएंट के पास वो एंटीजन होना चाहिए जो डोनर के पास है, या और रेसिपिएंट के पास एडिशनल एंटीजन भी हो सकते हैं, कि नहीं। ये बात समझ में आई तो प्लीज वाई लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए एबीओ सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या दिया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एज यू नो, फिर उसके बाद हम आरएच के बारे में पढ़ेंगे, और आरएच में ही हम लोग पढ़ेंगे वो एरिथ्रोब्लास्टिक। Blood of human being differ in certain aspects, though it appear to be similar. Various type of grouping of blood has been done. Two such group, ABO and RH, are widely used all over the world. ABO grouping is based on presence or absence of two surface antigen on RBC, namely A and B. Similarly, plasma of different individual contain two natural antibodies. Protein produced in response to antigen. देखो एनसीईआरटी में नहीं बेटा, बहुत जगह होता है एंटीजन, ऑलमोस्ट सारे सेल्स पे होता है, उसके अलावा नॉन लिविंग सब्सटेंस पे भी होता है। ऐसा किसने कर दिया कि सिर्फ आरबीसी के ऊपर ही होता है। मैंने क्या कहा आनंद, ये क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। एंटीजन प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस, नॉट ऑल सब्सटेंसेस बट मेजोरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, वो नॉन लिविंग पे भी होता है एंटीजन, ठीक है ना। The distribution of antigen and antibody 4 blood group given in table 18 point. You probably know that during the blood transfusion any blood cannot be used. किसी का किसी को खून नहीं दिया जा सकता है। The blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping. The donor completely also shown in this table. ठीक है ना। तो अब देखो ये एंटीजन और आरबीसी, एंटीबॉडीज, डोनर्स ग्रुप। ए को कौन कौन दे सकता है, देखो इसमें ए पॉजिटिव ए निगेटिव नहीं कहा है, सिंपली ए बी ओ को कंसीडर किया है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन कई बार ए पॉजिटिव ए निगेटिव पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें सिंपली किस पर कंसीडर किया है, आरएच फैक्टर वाले को नहीं कंसीडर किया है, सिर्फ ए बी को किया। तो ए को दे सकता है, ए को ओ भी दे सकता है ना, बी को दे सकता है और ओ भी दे सकता है, ए बी को ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है कि नहीं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर, ओ को ओ ही दे सकता है, ठीक है ना। ओ दे सबको सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ से सकता है। ओ ग्रुप कैटेगरी डोनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, पिछले क्लास में सब। एंड एबी ग्रुप कैन बी एक्सेप्टेड ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ एबी एज वेल एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये आप लोग बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि ए प्लस को क्यों नहीं दे सकता है, सिमिलर एंटीजन है तो इसमें क्यों पूछना क्या है बेटा, बताइए क्यों नहीं दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, 110% दे सकता है। ए प्लस वाले, ए पॉजिटिव वाले, ए पॉजिटिव को क्यों नहीं दे सकते, सिमिलर एंटीजन है, सिमिलर एंटीबॉडी है, क्या दिक्कत है इसमें, बताइए कीर्ति क्यों नहीं दे सकता, आप ये बताइए, आपको ऐसे दिमाग में क्वेश्चन क्यों आया। ए पॉजिटिव को बिल्कुल दे सकता है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव को फर्स्ट बार दे सकता है, लेकिन ए निगेटिव ए पॉजिटिव को कई बार दे सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, आप ये बताइए। ए बी को सब दे सकता है भाई, ए बी आप लोगों ने वो फॉर्मूला जो बताया था, ये बताइए आपको फॉर्मूला जो बताया था याद है प्रताप, बताइए बेटा, कि रेसिपिएंट के पास एक्स्ट्रा एंटीजन हो सकता है, ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ए बी पॉजिटिव भी ए बी निगेटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। मोहसिन हमने क्या पहले ही अभी फर्स्ट ही डाउट में हमने बताया था, ए पॉजिटिव ए निगेटिव को पहली बार दे सकता है, उसी तरह से बी पॉजिटिव बी निगेटिव को पहली बार दे सकता है लेकिन दूसरी बार नहीं दे सकता है, बताया कि नहीं अभी शुरू में ही। फिर उसी बात को क्या पूछ रहे हो यार, कुछ भी पूछते रहो।
इतना तो भाई अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लीज़, ठीक है ना, ऐसे टाइम को वेस्ट मत कराइए। मुझे भी पढ़ाना होता है और आपका सिलेबस भी खत्म करना हो, लेकिन मैं जैसे तैसे सिलेबस नहीं खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ सीख के ही सिलेबस खत्म करें, ठीक है ना। तो अब आइए देखिए RH एंटीजन क्या है, ये तो आप समझ चुके हैं। अब ये बताओ, ये मोहसिन है, ये मोहसिन है, ठीक है ना, और ये मोहसिन की वाइफ ऑफ मोहसिन, वाइफ ऑफ मोहसिन, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो मोहसिन साहब है, मोहसिन की वाइफ है, ठीक है। अब देख लो, नासिरा अली, समझ रहे ना, इसका नाम है नासिर, पूछा इसका नाम क्या है तो नासिरा, समझ में आया ना, ठीक है, खुश नासिर। चलो अब देखो, अब मैं बता रहा हूं, अब देखो मेरी बात को सुनो, ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। मान लो मोहसिन जो है ए पॉजिटिव है और ये ए निगेटिव है, ठीक है, ये क्या है, ए पॉजिटिव है और ये क्या है, ए निगेटिव है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ कि इनकी शादी हुई, नो प्रॉब्लम, शादी हुई तो बच्चे भी होंगे, अगर एवरीथिंग इज ओके, देयर इज no मेडिकल प्रॉब्लम। तो अब बच्चा देखो, हस्बैंड या वाइफ में कोई भी अगर ए पॉजिटिव है ना, तो बच्चा के मैक्सिमम चांसेस हैं कि, अब ऐसा क्यों होता है तो हम अभी नहीं आंसर बताएंगे, कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि निगेटिव नहीं हो सकता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी ए पॉजिटिव है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो बच्चा क्या होगा, ए पॉजिटिव ही होगा, बच्चा क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा ज्यादातर केसेस। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन होता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्यों होता है ये सब अभी हम नहीं बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। बच्चे का नाम भी अभी हम नहीं बताएंगे। नासिर हमसे पूछा कि सर बच्चे का नाम क्या है, अभी बच्चा होगा तब तो, ठीक है ना। तो ठीक है, शादी होती है। अब ये बताओ इनका बच्चा होगा ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, अभी जो हमने बताया उसके हिसाब से बच्चा होगा ए पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, बच्चा होगा 99.9% चांसेस है कि बच्चा ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये इसकी प्रेग्नेंट वाइफ है, ठीक है ना, इस प्रेग्नेंट वाइफ, देखो भाई ऊपर से प्लीज लिसन केयरफुल्ली, ये इसकी प्रेग्नेंट वाइफ नहीं है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब अब देखो इसमें इसको अदरवाइज मत लेना प्लीज। हेलो, जी जी मैम, जी मैम, तो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं अभी 1 घंटे बाद कॉल करूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो कल बात करते हैं। तो ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू। तो क्या होता है ना कि देखिए, यहाँ पे इसके अंदर में ये है यूट्रस, और इस यूट्रस के ये है बर्थ कैनाल। मैं अभी जो बता रहा हूँ अहमद रसूल बेटा, उस पर ध्यान दो, मैं बताऊंगा कि फादर ए है, बी है, ये सब जेनेटिक्स में पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, मुझे भी मालूम है, बता भी सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हो सकता है बिल्कुल बच्चा ए भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, चारों हो सकता है। अगर बाप ए हो, माँ बी हो, या बाप बी हो, माँ ए हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। समझ में आया ना, कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। समझ में आया, अब कैसे होगा ये अभी हम नहीं बताएंगे, अभी यहाँ पर हो जेनेटिक्स की चीज को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये है कि इनका बच्चा है एक्स,
ये एक्स बच्चा है, ठीक है। ये यहाँ पे प्लासेंटा से कनेक्शन है, ये प्लासेंटल कनेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्लासेंटल कनेक्शन, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये बच्चा क्या है? ए पॉजिटिव। जब डिलीवरी के टाइम पे ये बच्चा जब बाहर आता है मार्केट में, तो यहां से मतलब दुनिया के बाजार में, तो यहां से ये प्लासेंटा ब्रेक डाउन होता है। जब प्लासेंटा ब्रेक डाउन होता है तो समझ लो, ध्यान से सुनो बात को। जब कभी अपने फिल्म में ये डायलॉग सुना होगा, कभी कभी माँ बोलती है बच्चे को कि मैं तुम्हें अपने खून से पालती हूँ। सुना है कि नहीं इस तरह का डायलॉग कि माँ बोलती है बच्चे को कि मैंने तुम्हें अपने खून से पाला है, अपने 9 महीना पेट में रख के। तो बिल्कुल ये गलत डायलॉग है। उस समय आप अपने माँ को बोल सकते हो, मम्मी तुम बिल्कुल गलत हो, मम्मी तुम बिल्कुल गलत हो। मेरे सर ने, सारिक सर ने बताया है कि माँ जो है बच्चे को खून से नहीं पालती है, और ये बिल्कुल सही बात है। ये बात जान लो। यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग को पढ़ाऊंगा, शायद इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ब्लड प्लासेंटल। ब्लड प्लासेंटल, अबे नहीं पीटेंगी मम्मी, मम्मी को बायोलॉजी पढ़ाना, हमसे फोन पे बात करवा देना, ठीक है, बिल्कुल नहीं पीटेंगे। यहाँ पे ब्लड प्लासेंटल बैरियर होता है। क्या होता है? ब्लड प्लासेंटल बैरियर। अब कभी भी बच्चे का खून माँ में और माँ का खून बच्चे में नहीं जाता है, ये जान लो। इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि ब्लड प्लासेंटल बैरियर एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। देयर इज नो ओनली माँ के ब्लड से कुछ सब्सटेंसेस बच्चे में डिफ्यूज होता है, बच्चे से के ब्लड से कुछ सब्सटेंसेस माँ में डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, ब्लड प्लासेंटल बैरियर वो कहलाता है। लेकिन जब बच्चा मार्केट में आता है तो उस वक्त ये प्लासेंटा ब्रेक होता है, ये प्लासेंटा ब्रेक होता है। और जब ब्रेक होता है ना, तो उस टाइम में कुछ खून बच्चे से माँ में चला जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या? एट द टाइम ऑफ बर्थ सम ब्लड फ्रॉम fetus enter into मैटरनल सर्कुलेशन। अब बताओ, कुछ खून जाएगा तो बच्चे का खून क्या है? ए पॉजिटिव। मदर का खून क्या है? ए नेगेटिव, है ना? ठीक है ना? बच्चे का खून क्या है? ए पॉजिटिव। मदर का खून क्या है? तब भी प्लासेंटा टूटता है बेटा। ऑपरेशन होगा तब भी प्लासेंटा टूटेगा, नॉर्मल होगा तब भी प्लासेंटा टूटेगा। ऐसा नहीं है कि प्लासेंटा वो अपने आप हो जाएगा। ऑपरेशन में भी प्लासेंटा को खींच के तोड़ना ही पड़ता है, किसी भी कंडीशन में, चाहे ऑपरेशन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। अब क्या होता है, जब खून गया तो माँ का ये नेगेटिव है, बच्चे का ये पॉजिटिव है। तो माँ के जब ब्लड में खून जाएगा बच्चे का, तो आरएच के अगेंस्ट माँ में एंटीबॉडी बनेगा कि नहीं? यस या नो? आंसर चाहिए वाई या एन। यस या नो? बाकी सब लोग बताओ आंसर। सब लोगों ने कहा ना भाई, ठीक है। अब देखो, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो जब माँ, कुछ खून माँ में चला गया तो माँ में बन गया एंटीबॉडी। अब सोच लो, अब मान लो अभी मोहसिन साहब हैं, उनकी वाइफ अभी भी नासिरा है, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, पहली बीवी को छोड़ा नहीं है, ठीक है, पहला बच्चा पैदा हो गया। अब माँ के बॉडी में क्या है? आरएच एंटीबॉडी। क्या है? आरएच एंटीबॉडी। अब सेम फादर है, सेम मदर है, डिवोर्स नहीं हुआ है, कोई नई शादी नहीं हुई दोनों में से किसी की, सेम फादर है, सेम मदर है, और माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। तो माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी तो माँ के बॉडी में क्या चेंज हो चुका है? क्या नया आ चुका है? माँ के बॉडी में क्या नया आ चुका है बताइए पहले से? आरएच एंटीबॉडी। सीधे एंटीबॉडी नहीं, आरएच एंटीबॉडी या एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच, ठीक है ना? अब एंटीबॉडी जो होता है ना, इस प्लासेंटा के जरिए, मान लो ये दूसरा चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, ये सेकेंड चाइल्ड है, तो इस प्लासेंटा के जरिए एंटीबॉडी बच्चे में डिफ्यूज हो जाता है। तो बच्चे में जब डिफ्यूज हो जाता है, एंटीबॉडी में डिफ्यूज थ्रू ब्लड प्लासेंटल बैरियर, ठीक है ना? अब ये जान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो जब डिफ्यूज हो जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? अब बच्चे का आरबीसी क्या जिंदा रह पाएगा? यस या नो में? तो बच्चा क्या सर्वाइव कर पाएगा? अगर सर्वाइव भी करेगा तो उसमें आरबीसी, जब बच्चा पैदा होगा ना तो उसके पास आरबीसी बहुत कम होगा, तो बच्चा क्या होगा?
एनीमिक होगा कि नहीं होगा, एनीमिक होगा कि नहीं। तो ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, समझ गए, हिमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, याद है ना, हिमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। और इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। क्या दूसरा नाम है, एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोब्लास्टिस, एरिथ्रोब्लास्टिस का मतलब हुआ एरिथ्रोसाइट का फंस जाना, ब्लास्ट कर जाना, और फीटालिस का मतलब फीटस में। तो समझ में आया एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। तो सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी ऐसे हस्बैंड और वाइफ को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक ही बच्चा पे कंट्रोल करना चाहिए, दूसरा बच्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग के राय में क्या है, आप लोग का क्या राय है, वो मोहसिन को दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए कि नहीं विथ नासिरा, कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर क्या करना होगा। तो अब इस केस में जैसे ही मान लिया ये पता चल जाए डॉक्टर को कि मोहसिन ईजा, अभी उनका डिसीजन है, लेकिन बच्चे की हेल्थ भी तो खराब हो सकती है, बच्चे की देर भी तो हो सकती है, माँ का हेल्थ भी खराब हो सकता है। ऐसे केसेस में सुन लो बेटा, अननेसरी बीसी मत करो, काम की बात को करो, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर को अगर पता चलता है, डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि देखो बेटा, आप अगर सेकेंड बच्चा चाहते हैं तो आपको डिलीवरी के फर्स्ट डिलीवरी के इमीडिएटली बाद आपको अपने वाइफ को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको अपने वाइफ को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो जैसे ही बच्चा पैदा हो गया फर्स्ट बेबी, उसी वक्त आप जो है ना RH एंटीबॉडी जो बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंजेक्शन लगाना होगा। RH एंटीबॉडी जो बना है ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या लगाना होगा, मेरी बात समझ रहे हो, RH एंटीबॉडी जो बना हुआ है मदर के बॉडी में उसको डिस्ट्रॉय, तो RH एंटीबॉडी है, ये RH एंटीबॉडी है, और इसको डिस्ट्रॉय करना है तो हमको क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा, ये RH एंटीबॉडी है और इसको डिस्ट्रॉय कर एंटीबॉडीज है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें लगाना होगा एंटी RH एंटीबॉडी। तो अब इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी देयर मस्ट बी द इंजेक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज बाय डॉक्टर्स। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया, टू मदर। और इस तरह से लगातार उसको 3-4-6 महीने तक लगाया जाएगा ना तो उसका पूरा RH एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब वो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सकती है। नाउ शी कैन डिलीवर द सेकेंड बेबी। समझ में आया बात, अगर समझ में आया तो सब लोग जल्दी से हाथ हैंड रेज कीजिए। तो बस 3 लोगों को समझ में आया, बस 9 लोगों को समझ में आया, बस 13 लोगों को, चलिए तो बात समझ में आई कि आप लोगों को समझ में आया। देखो अब यहाँ पे यही बात कहा है, यस, अगर वो तीसरा बच्चा चाहते हैं तो तीसरा बच्चा, अरे सना अख्तर, सना पूछ रही कि सर फीटल का, अबे पढ़ाऊंगा क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो प्लासेंटा होता है ना, ये पूछ रही है सना अख्तर। हालांकि अभी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर फीटस का प्लासेंटा फीटस का नहीं होता है, प्लासेंटा फीटस का नहीं होता है, सुन लो ध्यान से, प्लासेंटा फीटस का नहीं होता है, प्लासेंटा इज मेड बाय बोथ फीटस एंड मदर सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों के जरिए। अब कैसे बनता है प्लासेंटा इसके बारे में क्लास 12th में पूरा डिटेल में से पढ़ाएंगे, प्लासेंटा पे पूरा आधा घंटा का लेक्चर लेंगे, ठीक है ना। तो मदर का भी पार्ट होता है उसमें, बच्चे का भी पार्ट होता है, ये नहीं कि फीटस का ही। पे मुदब्बिर, एंटीबॉडी माँ में बनना, वही एंटीबॉडी से क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो तुम्हारे में एंटीबॉडी कौन सा है मुदब्बिर, बताओ कौन सा है। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे में ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए है तो कह रहे हो कि RH+, मुझे अभी बोल रहा है कि हम पूछ रहे हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो तुम्हारे में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा, बी होगा ना। अबे मुदब्बिर ये बोल रहा है ए, अरे भाई मेरे माफ कर दो, ब्लड ग्रुप मुदब्बिर साहब अगर आपका ए है तो आप में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं ए। कुछ समझते हैं कि नहीं, 2-3 बार वीडियो देखा कीजिए, इतना प्यार से समझाने के बाद आप लोग का ये हाल है, कैसे काम चलेगा। मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बी कहा है। तो एंटीबॉडी होने से थोड़ा नुकसान होता है,
एंटीबॉडी के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी वर्क करेगा तब नुकसान होगा ना। समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चा में वो एंटीबॉडी डिफ्यूज होता है ना प्लासेंटा के जरिए। अब प्लासेंटा क्या होता है, इस पे फर्दर मैं क्वेश्चन नहीं चाहता हूँ। प्लासेंटा क्या होता है, इस पे मैं कह रहा हूँ क्लास 12 में पढ़ाऊंगा, प्लीज डोंट आस्क एनी अननेसेसरी थिंग। जो जरूरत जहाँ पे है उसको पूछिए। अब आई, तो इसी के बारे में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, आरएच के बारे में आपके एनसीईआरटी में ये इतना दिया है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा है आपके बुक में कि अनदर एंटीजन आरएचएन इज सिमिलर टू प्रेजेंट इन रेसस मंकीज आल्सो ऑब्जर्व्ड सरफेस ऑफ आरएच मेजॉरिटी नियरली 80%। देखिए आपके एनसीईआरटी में 80% दिया, तो आपको 80% ही जो है याद रखना है, 85% नहीं। समझ में आया ना। हालांकि 95% से ज्यादा लोगों में कौन सा होता है, आरएच होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी का डेटा है चाहे वो गलत हो या सही हो वही याद रखना है। Such individuals are called Rh positive, and those in whom these antigens are called Rh negative. An Rh negative person, if exposed to Rh positive blood, will form a specific antibody against Rh antigen. ये बात तो सबको समझ में आ रहा है ना, ये लाइन सबको समझ में आया ना, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ठीक है। Therefore, Rh blood should be matched before transfusion. A special case of Rh incompatibility has been observed between Rh negative blood of pregnant mother with Rh positive blood of fetus. Rh antigen of the fetus do not get exposed to Rh negative blood of mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by placenta. However, during the delivery of first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to a small amount of Rh from fetus. ये बात हमने बताया ना। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी तब लिखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बात सही भी है कि हमेशा बच्चे का खून माँ में चला ही जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि ना भी जाए, लेकिन उतना हमको अभी डिटेल में स्टडी नहीं करना है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द लीक आउट डिफ्यूज। लीक का मतलब यहाँ पे क्या है, लीक का मतलब क्या है, डिफ्यूज। तो बहुत मोटा चल रहा है। लीक का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चा हमसे पूछ सकता है, डिफ्यूज। Blood of fetus and destroy the fetal RBC. This could be fatal to the fetus or could causes severe anemia and jaundice to the baby. एनीमिया और जॉन्डिस में क्या डिफरेंस होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। एनीमिया और जॉन्डिस में क्या डिफरेंस होता है आगे क्या अभी बता देता हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। दिस एंटी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो एनीमिया और जॉन्डिस में डिफरेंस, जॉन्डिस बताया था ना पिछले क्लास में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जॉन्डिस बताया था कि नहीं, बोलता जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस का क्या होता है एक्चुअल में और एनीमिया समझना जरूरी है, वेरी कॉमन। जॉन्डिस इज आल्सो वेरी कॉमन इन यंग वन। देखो एनीमिया में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जब जिस किसी के बॉडी में और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड, यही नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, एक्सेसिव बाइल पिगमेंट, याद है ना, यही ना है जॉन्डिस, जिसकी वजह से येलोइंग होता है। भाई दोनों डेफिनेशन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चल ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एनीमिया होती, इसमें एनीमिया क्या कॉज क्या है, आरबीसी का डैमेज होना। जब आरबीसी कम होगा तो अपने आप हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो भाई एनीमिया हो गया। लेकिन यहाँ पे आरबीसी डैमेज हो रहा है, तो जरूरत से ज्यादा जब आरबीसी डैमेज हो रहा है तो एक्सेसिव हीमोग्लोबिन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये बात समझ में आए तो सब स्माइली दो कोई सा। एक्सेसिव हीमोग्लोबिन बन रहा है कि नहीं, जब जरूरत से ज्यादा आरबीसी डैमेज हो रहा है तो एक्सेसिव हीमोग्लोबिन निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है भाई। जरूरत मान लिया 100 आरबीसी का डैमेज होना है और यहाँ पे 10,000 आरबीसी डैमेज हो रहा है, तो भाई हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा बन रहा है। जब हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा तो ज्यादा बाइल पिगमेंट बनेगा कि नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही तो बाइल पिगमेंट बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसे बंदे में जॉन्डिस भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। और ये बहुत कॉमन है जॉन्डिस होना, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस, ये सब बहुत कॉमन है। सब चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा आप लोगों को बताया था कि मैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में कुछ आप लोगों से बात करूंगा। तो बात की ये शुरुआत होती है
करूँ बात आप लोगों से थोड़ा सा रिलेटेड विथ लॉकडाउन? मुझे लगता है कि करना चाहिए। करूं? स्टार्ट करूं? चलिए, तो यहाँ तक पहले ये बताइए, ब्लड ग्रुप समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए देखिए बेटा, आप लोग आउटसाइड अलीगढ़ कौन कौन से हैं इसमें, ये बताइए पहले। जो लोग आउटसाइड अलीगढ़ हैं अपनी जगह का नाम लिखे मुझे व्हाट्सअप करें बेटा। जो आउटसाइड अलीगढ़ है वो लोग अपनी जगह का नाम, बिहार, आजमगढ़, अररिया, कश्मीर, एटा, कश्मीर, 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 बिहार, कश्मीर, बिहार, बरेली, जेवरिया, बिहार, बस्ती। चलिए, और भी लोग हैं। चलिए देखो, जो अभी आउटसाइड अलीगढ़ हैं इतने लोग हैं, ठीक है ना। बाकी लोग तो अलीगढ़ में ही हैं, बाकी लोग तो अलीगढ़ में हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, आप लोगों को न्यूटन के बारे में कुछ पढ़ा है? न्यूटन के बारे में कुछ जानते हो? क्या जानते हो न्यूटन? ये बताओ, न्यूटन जो है साइंटिस्ट हैं, न्यूटन का अपना लाइफ किस काम में डिवोट किया था? किस काम में डिवोट किया था? फिजिक्स पे के स्टडी पे, रिसर्च में, फिजिक्स के स्टडी पे। कितना लोग एग्री हो? मैथ्स पे जो है कर रहे हैं, ग्रेविटी पे कोई कर रहा है। यू ऑल आर रॉन्ग। न्यूटन वाज अपने अपना पूरे लाइफ को चर्च में डिवोट किया था। ही वॉज अ ग्रेट प्रीस्ट, पुजारी था वो, मालूम है आपको? उसने अपने जीवन में 70% टाइम जो है ना एज ए प्रीस्ट गुजारा है। पादरी था बेसिकली, क्रिश्चियन था, पादरी था, और चर्च में ही उसने फिजिक्स की स्टडी वगैरह की थी, ठीक है ना। तो न्यूटन के टाइम में भी ऐसे ही जो है ना, न्यूटन के टाइम में भी ऐसे ही लॉकडाउन वगैरह लगा था, और उसी दौरान उसने फिजिक्स की स्टडी की थी, और उसी दौरान उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी और ये सब सारे लॉज दिए थे। देखो ये स्टोरी बताने के पीछे ये नहीं है कि आप न्यूटन के जैसे रिसर्च करना शुरू कर दो। इसके पीछे ये है कि देखो, लॉकडाउन वाकई में डिप्रेसिंग चीज़ है। आपके लिए क्या, हमारे लिए है भाई। मैं इतना मैच्योर हूँ, आप लोग से डबल एज का हूँ, ठीक है ना। और फिर भी सुनो तो, और फिर भी आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड समटाइम कि भाई काम नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, क्लास नहीं हो रही है, घर में बैठे बैठे पक गए हैं। अभी आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल मैं तुम लोग का क्लास रात में लेने का एक और भी रीजन मैं बता रहा हूँ। दिन में मैक्सिमम मैंने अपना एक छोटा सा जमीन ले रखा है, तो उसमें कुछ मिट्टी उट्टी करवा के डलवा के उसमें पेड़ पौधे लगवा रहा हूँ, उसी में मैक्सिमम टाइम। सुनो तो बात तो सुनो। तो मैंने कहा कि चलो अब ये टाइम मिला हुआ है तो इसको मैं यूटिलाइज कर लूँ। अब देखो, हर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और तुम लोग तो बहुत लकी हो कि ऐसे क्राइसिस को झेल रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। देखो, जब कभी भी देखो, आपने औरंगजेब का नाम सुना है? औरंगजेब का, औरंगजेब कौन था? हुआ जो औरंगजेब, ये बताओ औरंगजेब कौन था? कौन था? कीर्ति कौन था? लास्ट मुगल नहीं था, उसके बाद तो बहादुर शाह जफर भी था। हाँ, बहादुर शाह जफर भी था, मुगल रूलर था। कौन सा मुगल बादशाह सबसे ज़्यादा इंडिया पे, सबसे ज़्यादा टाइम तक इंडिया पे रूल किया है? सबसे ज़्यादा टाइम तक? रॉन्ग, औरंगजेब ने किया है। 50 ईयर्स तक अकबर ने किया है, और 51 ईयर्स तक औरंगजेब ने किया है। समझ रहे ना बात को? तो अकबर ने नहीं किया, औरंगजेब ने किया है। सब की सुन लो। और सबसे बड़ा इंडिया का जो डायमेंशन था, सुनो तो बात को, इंडिया का जो सबसे बड़ा, देखो मैं यहाँ पे कुरुएल और कौन है क्या था ये नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जो इंडिया का सबसे बड़ा जो डायमेंशन था, पूरे इंडिया के एरिया जो सबसे बड़ा था, किसके टाइम में था? औरंगजेब के ही टाइम में था, औरंगजेब के ही टाइम में। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि औरंगजेब के फादर का नाम क्या था? शाहजहां, आप सबको मालूम है। शाहजहां के 4 बच्चे थे, और उसमें से उसने सबसे ज्यादा क्राइसिस में किसको रखा? औरंगजेब को रखा। सबसे ज्यादा प्यार किसको करता था? दारा सिकोह को। और सबसे ज्यादा क्राइसिस में सबसे ज्यादा छोड़ दिया था कि जाओ तुम आर्मी की, जैसे तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, तुमको बिल्कुल मैं बादशाह के बच्चे जैसे नहीं रहोगे तुम।
तो उसको बहुत क्राइसिस में रखा गया, और क्राइसिस में रहने का नतीजा क्या हुआ कि वो अपने आप को बहुत हार्ड बना लिया, हर सिचुएशन को फेस करने लायक बना लिया। समझ रहे हो बात को? और अल्टीमेटली वो इंडिया का किंग बना कि नहीं बना, इस बात से कोई इग्नोर कर सकता है? अरे सुनो, तो मैं जो बता रहा हूँ, बना कि नहीं बना? देखो भाई, जब बात आती है ना पॉलिटिक्स की, जब बात आती है पद की, तो हर कोई यही करता है, कोई भाई बहन नहीं होता है। हर एक जमाने में हुआ, हर बहुत सारे बादशाहों ने ये किया कि अपने भाई को मारा है, अपने बहन को मारा है, सबको मारा है। ये औरंगजेब ही नहीं किया अकेले। समझ, जब बात आती है पावर की तो सब करते हैं ये, ठीक है ना? ये पावर बहुत बुरी चीज़ होती है, ये पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ होती है। समझ रहे हो बात को? तो देखो, क्राइसिस में रहने से इंसान स्ट्रांग बनता है। अब आप लोग सब क्राइसिस में हो, ये बात सही है, 24 घंटा घर में रहना, वही मम्मी वही पापा वही भाई वही बहन को देखना, दिमाग तो खराब रहता ही है। लेकिन आपको इसी में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। समझ रहे हैं ना बात को? इसी में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। अगर आप स्ट्रांग नहीं अपने आप को बनाओगे ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो इस, अब जो है ना, हमसे पूछे कि सर क्या ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो जो है ना, मैंने क्या कहा, अननेसेसरी बीसी मत करो बेटा। कभी कभी पढ़ाई से रिलेटेड बात छोड़ के आपको फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए भी हमें बात करना पड़ता है। वी आर कोच, नॉट ओनली द टीचर। समझे ना? तो कोच का काम क्या होता है? मैं आप लोगों से क्यों हंसी मजाक करता रहता हूँ? कम से कम क्लास, आप लोग ये ऑनलाइन क्लास जो कर रहे हो, क्लास में बहुत बहुत कम करता हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन में मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। ऑनलाइन एक ट्रॉमा है, ऑनलाइन एक ट्रॉमा है। क्यों ट्रॉमा है? आप समझ रहे हो बात को? इट इज अ ट्रॉमा फॉर टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। लेकिन मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है कि हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ा रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। और आपके लिए भी मजबूरी है कि आपको पढ़ना है। तो देखो, अब इसमें आप लोगों को क्या करना है ना, कि जो टाइम आपके पास मिल रहा है, स्कूल जाना नहीं है, ये नहीं जाना है स्कूल, प्रैक्टिकल करने जाना नहीं है, तो सारा टाइम को आप अपने पढ़ाई पे डिवोट करो। लेकिन साथ साथ मैं जरूर आप सबसे ये कहूँगा, 1 से 2 घंटा के बीच डेली टाइम निकालो खेलने के लिए। जरूर खेलो, घूमो कूदो फानो, यानी कि टीवी मोबाइल इन सब पे मत लग जाओ। 1 घंटा टाइम जो है ना फिजिकल एक्टिविटी पे जरूर दो। आप करके देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की हो, कुछ नहीं, मम्मी का हाथ बता दिया, झाड़ू पोछा में कर लिया घर का, मम्मी भी खुश, बर्तन धुल लिया, मम्मी से बात कर लिया। किसी के साथ, अपने भाई के साथ, अकेले में। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ भी, कितना आपका बीटीएस में 300 नंबर आ रहा है, उससे डज नॉट मैटर। जिम विम तो सब बंद है। आप लेकिन किसी ना किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेले ही आप अपने छत पे चले जाओ, वहां कूदो फानो, लेकिन कुछ ना कुछ आप कूद फान करो। फोन पे मत लगे रहो नासिर, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? इससे क्या होगा ना, आपका मन में एक रिफ्रेशमेंट आएगा। ये बहुत जरूरी चीज है, मेक इट हैबिट। कुछ नहीं तो सुबह में उठ के दौड़ लिया करो। समझ रहे हो ना? आस्था, सुबह में उठ के आप अपने मोहल्ले में दौड़ लिया करो, एक चक्कर काट लिया करो। बिल्कुल डिजिटल बिल्कुल खेल नहीं खेलना है। योगा कर लिया करो, कुछ भी कर लिया करो, डांस कर लिया करो। अगर आप लाउड साउंड बजा के अपने रूम में बंद करके डांस कर लिया करो। अगर लोगों के सामने डांस करने में, कुछ ना कुछ किया करो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे ना, तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आते जाओगे। मैं खुद रोज 2-3 घंटे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा करता रहता हूँ डेली, और नहीं करता हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट होने लगता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट होने लगता हूँ। तो आप लोग कैसे नहीं होंगे? तो प्लीज़ मेक इट हैबिट। देखो, पढ़ाई के साथ साथ आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और इस सिचुएशन में चूंकि आपको कहीं ना जाना है ना आना है, तो पढ़ने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि अगर आप चाहते हो कि हम बिना फ्रस्ट्रेटेड और रेगुलर पढ़ाई को करते रहे, तो 1 से 2 घंटा आप ये टाइम निकालो। उसके बाद अपना पूरा टाइम पढ़ाई में डिवोट करो, पूरा कंप्लीट टाइम। खूब खूब सारा, समझ रहे हैं ना? सुबह में, शाम में, दोपहर में, किसी भी वक्त में टाइम निकाल लो बेटा, जब टाइम हो, ठीक है ना? लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। नहीं तो बेटा देखो, ये 2 घंटा का खेल जो है ना, ये आपको 10 घंटा अगर घर पे पढ़ते हो, 8 घंटा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 घंटा का खेल जो है आपके पढ़ाई के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक इट हैबिट, ठीक है ना? अब हम लोग जो है ना ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग का मैंने कुछ टाइम ले लिया है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो ना,
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, साथ साथ खेल कूद को जरूर हैबिट में लाइएगा। और देखो कभी भी किसी क्राइसिस से घबराना नहीं है, क्राइसिस से घबराना नहीं है, क्राइसिस को स्ट्रांगली चैलेंज करना। बाकी मेरा नंबर आप सबके पास है, कभी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, ठीक है ना, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें कॉल करें, फ्री होगा तो मैं इमीडिएटली उठा लूँगा, नहीं तो बाद में उठा लूँगा, ठीक है, बाद में कॉल करूँगा आपको, ठीक है ना, या व्हाट्सअप छोड़ दें, जब मैं फ्री होऊंगा आपसे कॉल पर बात कर लूँगा, ठीक है ना। जब कभी भी फ्रस्ट्रेशन हो कोई दिक्कत नहीं है, यू ऑल आर लाइक माई चाइल्ड, ठीक है ना, आप सब मेरे बच्चे जैसे हैं, बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। अभी किसी ने लिख के भेजा था, बिल्कुल बच्चे जैसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू ऑल आर माई यंगर ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना, हो जाएगी, सब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में या ब्लड कोगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो आप लोगों से किसी ने पिछले क्लास में कहा था ना, देखो 3 चीजें होती हैं। एक जो होता है हीमोस्टेसिस टर्म, कौन सा टर्म, हीमोस्टेसिस, इसी को हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन, और इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो ये तीनों टर्म ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, लेकिन हीमोस्टेसिस थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब ब्लड का रुक जाना, ब्लड का रुक जाना। हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रुक जाना। तो ब्लड का रुक जाना को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। आपने टर्म सुना है ना होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, व्हाट इज अ होम्योस्टेसिस? तो होम्योस्टेसिस is a condition by which an organism prevent itself from going into another phase और अनदर स्टेज। देखो इसको ऐसे समझो, होम्योस्टेसिस को क्या कहते हैं ना, होम्योस्टेसिस, अपने देखो हीमोस्टेसिस को होम्योस्टेसिस से कंफ्यूज मत करना। होम्योस्टेसिस क्या है, तो आप मान लो जैसे कि आपको फीवर होता है, इन्फेक्शन हुआ, अभी वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, फीवर हो गया, तो ये फीवर क्यों होता है? कोविड जैसे कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो फीवर क्यों हुआ, बताइए, किसी को अंदाजा है? अभी मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया था, आप सबको मालूम है, तो मुझे भी 10 दिन तक लगातार फीवर रहा है। तो ये क्यों हुआ था फीवर? तो मोहसिन मसूदी ने कहा इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है कि फीवर जब होता है ना, तो फीवर बेसिकली हमारे बॉडी को तैयार करता है कि एक वायरस को खत्म करे। उस वायरस एक्सटर्नल एजेंट है, तो ये जो फीवर है हमारा क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इस इम्यून रिस्पॉन्स के जरिए हम उस वायरस को खत्म करना चाहते हैं। तो वायरस में जब लड़ाई हो रही है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी का में जब फीवर आया ना, तो हमारा जो इम्यून सेल्स है WBC वो ज़्यादा एक्टिव हो गया और उस वायरस को खत्म करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली तैयार हो गया। तो बेसिकली फीवर एक अच्छा चीज़ है, किसके लिए, जिसको फीवर हो रहा है, उस टाइम में हमारा ब्लड सेल्स जो WBC है वो ज़्यादा एग्रेसिवली किस पे वर्क कर रहा है, किस पे वर्क कर रहा है, पैथोजेंस पे, कोविड-19 वायरस पे एक बात कर रहा हूँ। तो ये एक, इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम कोविड-19 को मैंने हरा दिया, जैसे कि मैंने हरा दिया और अपने वापस उसी कंडीशन में आ गया, तो ये कहलाएगा होम्योस्टेसिस। ये क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस। अब मान लो ये जो है कृति, नहीं कृति का नहीं है, कृति एक लड़की है, ये किसका है, ये मान लो मुदब्बिर का है, और मुदब्बिर का यहाँ से कट गया, ये ब्लड वेसल है किसका, मुदब्बिर का। अब यहाँ से कट गया, तो यहाँ से कट गया, तो यहाँ से खून निकलेगा कि नहीं मुदब्बिर का, ये ग्रीन कलर का खून है, निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है कि नहीं खून, भाई बताओ मुदब्बिर निकल रहा है तुम्हारा खून? ठीक है, मुदब्बिर का भी खून निकल रहा है, लेकिन क्या खून निकलता रहेगा अगर थोड़ा सा कट गया तो? या थोड़ी देर के बाद ये खून जम जाएगा, यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ से अगर थोड़ा सा कटा है ना, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे एक क्लॉट बन जाएगा, ये जम जाएगा, खून नहीं बहेगा। इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये खून जो बह रहा था उसके बाद यहाँ पे खून बहना बंद हो गया, तो वापस से हमारा ब्लड फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लो होने लगा, बाहर रुक गया, तो ये भी एक तरह का होम्योस्टेसिस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हमारे भाई खून निकल रहा था, हुआ या नहीं हुआ, यस या नो में बताओ। होम्योस्टेसिस का मतलब प्रिवेंटिंग द बॉडी टू ट्रैप इनटू अनदर सिचुएशन एंड मेक अगेन इनटू द सेम सिचुएशन। तो आप पहला बेसिकली ये बात याद रखना कि हीमोस्टेसिस या ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग इज अ फिनोमेना बाय विच
one prevent its blood loss, one prevents his or her blood loss, and hemostasis is a specific type of homeostasis. तो आप लोग लिखेंगे hemostasis is a specific type of होम्योस्टेसिस। अब मैं आज ही अपने जो छोटा मोटा फार्म हाउस कह सकते हो, मैं अपने फार्म हाउस में काम कर रहा था, तो मैं जा रहा था, सीढ़ी लगा हुआ था, बांस का सीढ़ी देखा होगा आपने, उसमें कील लगा हुआ था, तो हल्का सा मेरे बनियान पे लगा है और हल्का सा कट गया, बहुत मामूली से कटा, ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, थोड़ा सा वहाँ पे ब्लड आया और वहीं पे हल्का फुल्का, वहीं पे मैंने इमीडिएटली उसको पानी से धुल लिया, वहीं पे रुक गया, मतलब ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, तो यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, रुक गया, लेकिन खून आया, तो इसका मतलब ब्लड वेसल तो डैमेज हुआ होगा, तभी तो खून आया। क्यों भाई, मेरी बात समझ रहे ना, ब्लड वेसल डैमेज हुआ होगा तभी तो खून आया, या ब्लड वेसल के बिना डैमेज हुए ही खून आ जाएगा? हुआ या नहीं हुआ ब्लड वेसल? लेकिन थोड़ा सा एकदम मामूली सा हुआ, जैसे आपको किसी मान लिया कभी आपने देखा होगा डायबिटीज वाले पेशेंट को हल्का सा प्रिक किया जाता है, खून कहाँ से आता है? उंगली से, और थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर मान लो जो है ने अपना नस काट लिया, अपना वेन काट लिया, तो क्या इमीडिएटली वो बंद हो जाएगा, या उसको बंद करने के लिए पूरे वहां पे सर्जरी करनी पड़ेगी? मान लो सपोज करो जो है ने अपना वेन काट लिया, तो इमीडिएटली वो बंद हो जाएगा? मेरी बात समझ बताओ, नहीं ना होगा, उसके लिए पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना बात को? वही चीज होता है। तो डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ इंजरी, अगर थोड़ा सा हल्का सा कटा है, नस नहीं कटा है, कोई मामूली से कोई कैपिलरीज कटा है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा कट गया है, तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, और उसको अगर दबा लोगे आप, थोड़ी देर बाद देखोगे 5-7 मिनट के बाद दबा के हाथ उठाओगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, लेकिन अगर दबाए नहीं रखोगे तो ब्लीडिंग होता रहेगा। जैसे अभी मेरे बेटे ने क्या किया था, अपने नाक पे चोट लगा लिया था, तो उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगी, फिर मैंने जैतून का तेल डाल के कॉटन डाल दिया, उसको दबा के थोड़ी देर रखा, ब्लीडिंग बंद हो गई। लेकिन अगर उसको हम दबा के नहीं रखते तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती। देखा कि नहीं, देखो ब्लीडिंग हो रही है तीनों केस में, एक हल्का सा पिन प्रिक हुआ, थोड़ा सा ज्यादा कटा, और एक बहुत ज्यादा कटा, तो तीनों में अलग अलग ब्लीडिंग को रोकने का तरीका है कि नहीं? मेरी बात से आगे हो कि नहीं हो, एग्री हो या नहीं हो? तो बेसिकली ब्लड के लॉस को, प्रिवेंशन को हम क्या कहते हैं? हीमोस्टैसिस। लेकिन सारे हीमोस्टैसिस के दौरान ब्लड कोगुलेशन आता है, और हीमोस्टैसिस के दौरान ही आता है ब्लड क्लॉटिंग। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये तीनों अलग अलग चीज। हीमोस्टैसिस एक ब्रॉड टर्म है। हीमोस्टैसिस मतलब ब्लड का फ्लो रुक जाना, तीनों में ब्लड का फ्लो रुक रहा है, रुक रहा है कि नहीं? तीनों केस में ब्लड का फ्लो रुक रहा है, रुक रहा है कि नहीं? तीनों जो केस हमने कंसीडर किया है, बोलो वाई लिख दो। हाँ ठीक है। लेकिन पहले केस में देखो, पहले केस में ब्लड का कोगुलेशन, ब्लड का जो लॉस रुका है, वो किसकी वजह से रुक गया है? वो वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ है। अब क्या होता है ये मैं बताऊंगा। पहले केस में क्या हुआ है? वासोकंस्ट्रिक्शन। दूसरे केस में क्या हुआ है? प्लेटलेट फेज, प्लेटलेट फेज की वजह से। और तीसरे केस में क्या हुआ है जिसमें ज्यादा डैमेज हुआ? कोगुलेशन फेज। अब ये क्या चीज है? तो आपको कहा, अगर कहीं पे देखो, ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप एक बात याद रखो कि ब्लड कोगुलेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है ब्लड के फ्लो को कहीं पे हल्का सा कट गया तो वहां पे कोगुलेशन हो ही हो, कहीं पे हल्का सा कट गया तो वहां पे कोगुलेशन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वहां पे हो सकता है खाली वासोकंस्ट्रिक्शन से काम चल जाए, वहां पे हो सकता है कि वासोकंस्ट्रिक्शन और कोगुलेशन प्लेटलेट फेज से काम चल जाए। तो कोगुलेशन फेज, तो हमारे बुक में डायरेक्टली कोगुलेशन फेज पे डिस्कस किया है। देखो कहीं भी जब करता है ना, तो हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और वो हमारे लिए जरूरत भी नहीं। तो आप ये जान लो कि कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पे कोगुलेशन हो, बिना कोगुलेशन के भी काम चल सकता है, ठीक है ना। और अगर कोगुलेशन भी होगा तो बहुत माइनर लेवल का होगा, ठीक है ना। होता भी है कोगुलेशन, होता हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और आपको मालूम है हमारे बॉडी में, ये बताओ कोई एकदम हेल्दी एडल्ट पर्सन है जो है साहब, जैसे कि आप हो, तो आपके बॉडी में भी कहीं तोड़ फोड़ कहीं भी नहीं हुआ है, तो क्या आपके बॉडी में कोगुलेशन हो रहा है कहीं पे? ये या नो में आंसर दीजिए। बाकी लोग बताइए।
यस, हम लोग हेल्दी कंडीशन में भी हमारे बॉडी में कोगुलेशन ऑल द टाइम चलता रहता है। अगर ये कोगुलेशन नहीं हो ना तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप ये जान लो, कोगुलेशन इज नॉट ओनली फॉर प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस टू एक्सटर्न आउटसाइड द बॉडी, लेकिन इवन इनसाइड। मैं बता रहा हूँ ना, देखो क्या होता है ना, हमारे जैसे जिंजाइवा, जिंजाइवा किसको कहते हैं? मसूरा को। उरल म्यूकोसा है, एपिथेलियल म्यूकोसा है। मैं सुन लो, सुन लो। तो सब जगह क्या होता है, अब जैसे मान लो ये हमारा जिंजाइवा है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन आता है। ये जिंजाइवा का एक एपिथेलियल लेयर है, इसके जस्ट नीचे क्या है? बहुत सारे कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारे माइक्रोपोर्स होते हैं कि नहीं होते हैं जी? पोर्स होते हैं कि नहीं? माइक्रोपोर्स, ब्लड कैपिलरीज में माइक्रोपोर्स होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? अब इन पोर्स के जरिए ब्लड बाहर जा सकता है कि नहीं? तो ऑल द टाइम इन पोर्स पे लगातार क्या होता है? क्लॉटिंग होता रहता है, ताकि यह ब्लड लॉस ना हो सके। और डेंगू में क्या होता है? डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो यहाँ पे इफेक्टिव कोगुलेशन नहीं हो पाता है, और जब इफेक्टिव कोगुलेशन नहीं होता है तो नाक से, मुंह से, इवन इंटेस्टाइनल रूट से, सब जैसे क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है। ये क्योंकि ये कोगुलेशन रुक जाता है। समझ में आया बात? समझ में आया? तो कोगुलेशन है भाई, एक ही बच्चे ने यस लिखा है, वाई लिख दो, क्या जरूरत है पूरा यस लिखने का? तो ऑल द टाइम हमारे बॉडी में कोगुलेशन चलता रहता है, एवरी टाइम्स। और इसीलिए डेंगू इतना खतरनाक है, येलो फीवर इतना खतरनाक है, चिकनगुनिया इतना खतरनाक है। तो कोगुलेशन ये नहीं कि खाली हमारे बाहर के ब्लड को लॉस को रोकता है, हमारे इंटरनल बॉडी सरफेस में बहुत जगह बिल्कुल सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज हैं, और उन ब्लड कैपिलरीज में माइक्रो पंक्चर्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। एक बात तो डेंगू का बात समझ में आ गया, इस पर भी क्वेश्चन आता है। और प्लेटलेट्स की कमी को हम कौन सा कंडीशन कहते हैं? प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? बोलो। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या एक और नाम होता है, मैं बताना उस दिन भूल गया था, परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपे पेनिक परप्यूरा, परप्यूरा ये भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना है। अब सुन लो, ब्लड कोगुलेशन, सुन लो मेरी बात को। अब आपको वासो कंस्ट्रिक्शन नहीं पढ़ना, इसलिए इसके बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे। आप ये समझ लो कि ये जैसे शोएब का ब्लड कैपिलरीज है। शोएब कौन बच्चा है तुम्हारे क्लास में? आई डोंट नो। ये पिंक नहीं होता है यार, ये आई थिंक रेड होना चाहिए। ये मान लो ये नासिर का ब्लड वेसल है। अब नासिर के ब्लड वेसल में यहाँ से इंजरी हो गई, यहाँ से कट गया। तो कट गया तो क्या होता है? सुन लो, यहाँ पे क्लॉट बन जाता है, और आप देखोगे तो ये ऐसे ही दिखता है, ब्लैक कलर का, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। भले काला में उतना क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक है ना, लेकिन दिखता सब में है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो क्लॉट बना वो कैसे बना, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस क्लॉट को बनाने के लिए? तो इस क्लॉट को बनाने के लिए जो यहाँ पे ब्लड वेसल जो है ना, ये जो ब्लड वेसल है, मैं इसको मोटा कर देना हूँ। ये ब्लड वेसल जो है, यहाँ से ब्लड वेसल का डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? ब्लड वेसल का डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? डैमेज हुआ। तो ब्लड वेसल से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं। ब्लड वेसल जो डैमेज ब्लड वेसल है ना, जो डैमेज ब्लड वेसल है, यहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, और ये फैक्टर को यहाँ पे क्लॉट बनाने में, इस क्लॉट को बनाने में, क्लॉट कैसा होता है, क्लॉट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, इसको बनाने में हेल्प करता है। और साथ साथ शुरू तो बात को, और साथ साथ यहाँ पे जो ब्लड इसके अंदर जो प्लेटलेट्स है, हम इसको ग्रीन कलर से बता रहे हैं, ये प्लेटलेट्स भी यहाँ से आता है, यहाँ पे टकराता है, और प्लेट जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, इनसे भी कुछ रिलीज होता है, और ये भी क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। लेकिन इन दोनों, ये दोनों यहाँ पे डैमेज टिश्यू, कौन सा डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू को मैं ये डैमेज टिश्यू, यहाँ पे ये जो डैमेज टिश्यू है, डैमेज टिश्यू से जो फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली भी क्लॉट बना सकता है, और प्लेटलेट से जो फैक्टर रिलीज होगा वो भी इंडिपेंडेंटली। लेकिन इन क्लॉट को बनाने के लिए ये नहीं कि खाली इसी से जो फैक्टर रिलीज होगा उसी से क्लॉट बनेगा। हमारे ब्लड में, सुन लो ध्यान से बात को सुनो, हमारे ब्लड के अंदर
किसके अंदर? ब्लड के अंदर बहुत सारे, ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर, ब्लड को हम कौन से क्लास से दिखाएं, चलो ये ब्लड है, ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ फैक्टर किससे रिलीज हुआ? डैमेज टिश्यू से। किससे रिलीज हुआ? डैमेज टिश्यू से। और कुछ फैक्टर किससे रिलीज हुआ? प्लेटलेट से। तो ये सारे फैक्टर कंबाइनली एक सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म के जरिए हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में, सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म के जरिए। ये बात ध्यान से सुनो। तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। तो हमारे ब्लड में प्लस इस प्लेटलेट से प्लस इस डैमेज टिश्यू से, इन सबको हम कंबाइनली क्या कहते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ये टोटल नंबर कितना है? 12 है, लेकिन लिखाता है 13 तक। अब क्यों? अभी बता रहा हूँ। तो इस क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम आपको पहले याद रखना है, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। तो देखो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये यहाँ पे आपको मैंने पूरा ये भेज दूंगा लिस्ट। देखो आपको इसमें सब नहीं, पूरा टेबल याद नहीं करना है। आपसे बच्चे हमसे मैसेज करके पूछते हैं, आपको सिर्फ नाम याद करना है। फैक्टर 1 क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजेन। ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब आपको नहीं याद करना है। प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 2 को क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें क्यों हमने ये लिखा है मैं बताऊंगा। फैक्टर 3 को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ध्यान रखना फैक्टर 3 जो होता है ना, इसको हम लोग, ये कहां से आता है? अब ये आगे सब समझ में आएगा। फैक्टर 4 को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम। फैक्टर 5 को हम क्या कहते हैं? लेबाइल फैक्टर। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रो एसिलिन चाहो तो याद कर लेना, नहीं चाहो तो नहीं याद करना। लेकिन इसका जो, इसके 3 नाम है, प्रो एसिलिन, लेबाइल फैक्टर और एसिलेटर ग्लोबुलिन। लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम क्या आता है? लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 6, देखो फैक्टर 6 के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है, ये कहता है हाइपोथेटिकल फैक्टर, तो इसको हम नहीं मानते। अभी देखो आपने पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा है कि कुछ आपने पढ़ा होगा अगर पीरियोडिक टेबल, तो आपको बताया गया होगा, सर ने बताया होगा या पहले पढ़ा होगा 9th में, तो कि कुछ एलिमेंट थे जिनके बारे में पता नहीं था, उनके लिए जगह खाली छोड़ दिया गया था, बाद में पता चला तो उस एलिमेंट को उसमें डाल दिया गया। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं या गलत हूं? ये बात है ना सही? ठीक है ना? तो वैसे ही कोगुलेशन फैक्टर के बारे में सब कुछ पहले ही से नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला। तो अभी तक फैक्टर 6 के बारे में पता नहीं है, इसका जगह खाली छोड़ दिया गया कि हो सकता है ये भी हो, लेकिन अभी तक पता नहीं है। तो इसलिए ये अभी तक फैक्टर 6 के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसको क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल फैक्टर। तो ये इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 हुए। अब देखो फैक्टर 7, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्टेबल फैक्टर। इसका सबसे, ये सारे नाम है, प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्जन एसिलेटर और प्रो कन्वर्टिन, लेकिन इसमें स्टेबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फैक्टर 8। फैक्टर 8 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ये नाम याद रखिएगा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। बाकी आप नाम चाहें तो या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोलाइटिक ग्लोबुलिन, ये सब याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या आता है? फैक्टर 8 का कॉमन नेम क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। फैक्टर 9 में आपको ये याद रखना है, क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 में आपको क्या याद रखना है? स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। क्या? स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। स्टुअर्ट फैक्टर भी याद कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा, ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें आपको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और फैक्टर 12 में क्या याद रखना? हेजमैन फैक्टर। ग्लास फैक्टर चाहो तो याद कर लेना, नहीं चाहो तो नहीं याद करना। इसमें फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फैक्टर 13 का नाम, तो पहले तो ये सारे नाम याद रखने होंगे, पहले तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बात बता रहे हैं, क्योंकि ब्लड कोगुलेशन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी मैं जितना बता रहा हूँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? सबको याद रहता है, सबको याद रहता है, मुझे भी याद है, लेकिन मैंने इसलिए लिख के भेजा है कि इसमें ये किया कि इसमें से कुछ बात आपको बताना है। आप लोग एक बार रीडिंग मार लेना, लेकिन याद मत करना, इसको याद कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप निमोनिक बना लो, इसलिए तो मैंने सारे नाम नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे इसमें लड़की लोरान फैक्टर, ये एमसीक्यू में मिल जाता है कि फैक्टर 13 का नाम अभी करूंगा, अभी करूंगा, ठीक है ना? फैक्टर 13 का नाम लड़की लोरान फैक्टर भी होता है। लड़की लोरान, लड़की का मतलब वो लड़की नहीं, ठीक है ना, जो लड़की आप लोग देखते हो, ठीक है ना? तो सुन लो मेरी बात को, इसमें से मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। फैक्टर 1 जो है ना, ये लीवर सिंथेसाइज करता है। फैक्टर 2 को भी लीवर सिंथेसाइज करता है, मैं एल लिख दे रहा हूँ, एल लिख दे रहा हूँ। फैक्टर 3 को
क्या करता है, तो इसको लीवर नहीं करता है। फैक्टर 4 को भी लीवर नहीं करता है, फैक्टर 5 को लीवर करता है। ये लिख दे रहा हूं, सुन लो। फैक्टर 7 को भी लीवर करता है, फैक्टर 8 को भी लीवर करता है, फैक्टर 9 को भी लीवर करता है, फैक्टर 10 को भी लीवर करता है, फैक्टर 11 को भी लीवर करता है, और फैक्टर 12 को भी लीवर करता है, और फैक्टर 13 को भी लीवर करता है। अभी इसमें लिखा है कि सोर्स अननोन लेकिन लीवर करता है, इसमें लिखा है सोर्स अननोन लेकिन लीवर करता है, मेरी बात में मानो, लीवर करता है। अभी तक साइंटिस्ट का यही माना है। तो अब ये बताओ, इसमें से सिर्फ आप देख लो कौन से फैक्टर लीवर ने नहीं किया है। फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4, सिर्फ 2 ही फैक्टर है जिसको लीवर ने नहीं किया। क्यों भाई, इस बात से एग्री हो कि नहीं? फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर को लीवर ने नहीं किया है। तो फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4 याद रहेगा, बाकी सबको लीवर सिंथेसाइज करता है। ए बात बोलो ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बाकी लोग बोलो, वाई वाई लिख दो, याद रहेगा ना? वेरी गुड। उसके बाद आता है, एक बात ये भी याद रखना, ये मैं आपको कल कंप्लीट करूंगा, फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। ये 4 फैक्टर सिंथेसिस रिक्वायर विटामिन के। लीवर इन 4 फैक्टर को, कौन से 2, 7, 9 और 10 को बनाने के लिए किसकी जरूरत उसको, लीवर को पड़ती है? कौन से विटामिन की? विटामिन के की, 2, 7, 9 और 10 की। एंड कैल्शियम इज सेल्फ इज अ फैक्टर 4। तो ये बताओ, ब्लड कोकुलेशन के लिए कैल्शियम और विटामिन के की जरूरत होगी कि नहीं होगी? यस या नो बोलो, यस या नो बोलो। तो इतना बात में मैं क्लास आज खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना? और अभी मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, क्लास को अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ, इंटेस्टाइन ब्लास्ट कैसे हो जाता है, सना कर क्या पूछ रही हो? इंटेस्टाइन ब्लास्ट क्या, मुझे नहीं समझ में आया बेटा। कर दूंगा बेटा, हमने क्वेश्चन नहीं तुम्हारा समझ में आया। क्वेश्चन इंटेस्ट, सना क्या है क्वेश्चन आपका? आप मुझे अभी कॉल कर लो, ठीक है ना सना? अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, कॉल कर लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्या इंटेस्टाइन ब्लास्ट होता है हमको समझ नहीं है, बताओ क्वेश्चन क्या है? बोलो क्वेश्चन क्या है, हमको समझ में नहीं आया बेटा, आपका क्वेश्चन ही नहीं है। ब्लड का कलर रेड होता है, ये पूछ रही है ब्लड का कलर कौन सा होता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड का रेड होता है, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड का ब्लूइश रेड होता है। क्यों होता है ये भी आपको मालूम है, हीमोग्लोबिन की वजह से। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेटेड रहता है तो पूरी तरह से रेड दिखता है, जब ब्लड वेसल का कलर जो है ना वो टिश्यू में रहता है। ठीक है ना? इंटेस्टाइन ब्लास्ट मैं बताऊंगा, अब क्लास में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना? क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।